सो मैं इंट्रो अभी शूट कर रहा हूँ, गाड़ी ऑलरेडी चल चुकी है, व्लॉग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, बट मैं इंट्रो अभी शूट कर रहा हूँ। तो वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, ड्राइविंग व्लॉग। ये एक रॉ ड्राइविंग व्लॉग है। भाई कर क्या रहे हो यार? सब्सक्राइब करो चैनल को यार, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लाया हूँ आपके लिए। सब्सक्राइबर काउंट भाई इतना कम, 93% लोग अनसब्सक्राइब है जो चैनल देख रहे हैं। यार सब्सक्राइब करो और टाइमली इन्फॉर्मेशन पाओ। प्योर गाड़ी के ऊपर रहने वाली है। कोई भी मैं फालतू की चीज़ें डिस्कस नहीं करूँगा कि मैं किससे मिल रहा हूँ, किससे मैंने हैंड शेक करा, किससे मैं गले लगा। ठीक है, मैं इसके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। प्योर ड्राइविंग वीडियो है और गाड़ी के ऊपर रहने वाली है। सो एक एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है एज अ नॉर्मल यूज़र। एंड यूज़र को क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, और अगर एंड यूज़र गाड़ी चला रहा है तो क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, उसके बेसिस पे मैं आपको ये काइंड ऑफ व्लॉग डिलीवर करने वाला हूँ। तो हो सकता है काफ़ी लंबा हो सकता है 1 घंटे का भी हो ये, बट एक एक मिनट वर्थ रहेगा। रेलेवेंसी 101% रहने वाली है। कोई भी चीज़ फालतू की नहीं करूँगा मैं डिस्कस। जो एक्सपीरियंस मेरा है ना पूरी 400 किलोमीटर की ड्राइव में, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सो आप बने रहें और एक एक पॉइंटर्स को ध्यान दें। और इसके अंदर मैं छोटी छोटी क्लिप्स, अगर कोई मैं टेस्ट करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो उसकी छोटी छोटी क्लिप्स की सेपरेट वीडियोस भी डाल दूंगा। ठीक है, इसके अंदर से ही कट करके। अगर आपको नहीं देखना ओवरऑल एक्सपीरियंस तो आप वो पार्ट्स भी देख सकते हो, बट फॉर नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट फुल फ्लेज व्लॉग, ड्राइविंग व्लॉग, जिसके अंदर मैं सब चीज़ें कवर करूँगा, टेस्ट से लेके एक एक छोटी छोटी माइनर डिटेल्स, जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, और एक एक चीज़, मतलब कि टायर प्रेशर क्या होना चाहिए, कितना फ्यूल, कितना फ्यूल एफिशिएंसी है गाड़ी की, कैसे सस्पेंशन है, किस तरह से इसका कंट्रोलिंग है, ब्रेक है, सब कुछ बताऊंगा मैं। ठीक है ना। सो चलो देखते हैं। सो ये वीडियो एक दिन पहले की है, बिफोर माय मथुरा ट्रिप। मैं मथुरा जाता आता रहता हूँ। सो अगेन मैं जा रहा हूँ मथुरा, और ये वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक्चुअली में जो हाईवे है ना प्रॉपर, वो इसी रूट पे पड़ता है, यमुना एक्सप्रेस वे। और मेरी पहली सर्विस हो ही चुकी है, आपको बता ही चुका हूँ मैं। सो इस वाले जो पैच पे ना, मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं एक काइंड ऑफ अ व्लॉग बनाऊँ ऐसा कि जो रेलेवेंसी कम हो जिसमें। तो रेलेवेंसी रखने के लिए मैं कुछ अच्छे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ। ठीक है ना, और मैंने लिस्ट बना ही ली है ऑलमोस्ट कि क्या क्या कवर करूँगा। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप वर्टस GT ओनर हो, और आप अगर वर्टस प्लान कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फॉर इंटरेस्ट देखना चाहते हो, सो आप देखना, एंजॉय करना। ठीक है ना। ये जब भी कोई लॉन्ग ट्रिप मैं प्लान कर रहा होता हूँ, सबसे पहले मैं वॉशर फ्लूइड, कार का वॉशर फ्लूइड जो होता है वाइपर का, यार वो ज़रूर मैं रिफ़िल करता हूँ। और मैंने आपको रिकमेंडेशन बताई रखी है डिटेल वीडियो में कि व्हाट वॉशर फ्लूइड आई यूज़। ठीक है ना। सो यार वो ज़रूर करा करो, क्योंकि उल्टा सीधा पानी और आपके क्या चीज़ हो जाए रास्ते में, आपको कब विंडशील्ड क्लीन करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आपके पास एक प्रीरिक्विजिट चीज़ होनी चाहिए, पहले से प्रिपेयर करनी चाहिए। तो मैं इसे पूरा रिफ्यूल कर देता हूँ। ठीक है ना, रिफ़िल कर देता हूँ। और आपका टायर प्रेशर जितना भी है रिकमेंडेड, मैं उसे चेक कर लेता हूँ। ठीक है ना, बिफोर गोइंग टू एनी काइंड ऑफ ट्रिप जो थोड़ी शहर से बाहर हो, और ओवरनाइट मुझे गाड़ी चलानी पड़ेगी यहाँ तक है। सो मैं ये 2 चीज़ ज़रूर करता हूँ हर वीडियो में। और रिफ्यूलिंग की बात है, देखता हूँ मैं गाड़ी रिफ्यूल कराता हूँ नहीं कराता हूँ, और कैसा माइलेज रहता है। क्योंकि यार कुछ मेरी जो टेस्टिंग है, जो मेरी वीडियो की टेस्टिंग है, उसके अंदर फुल टैंक का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि मैं बार बार उसे रीसेट करने वाला हूँ यहाँ तक है। और देखता हूँ क्या होता है। ठीक है ना, लेट्स सी इन द मॉर्निंग। वन ऑफ द मेन चीज़ भाई, टायर इन्फ्लेटर। पावर्ड वाला है तो ठीक है, पोर्टेबल है वो भी ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे ज़रूर कैरी करो। ठीक है ना, बाय चांस आपका पंचर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो कुछ डिस्टेंस तक ये आपकी हेल्प करेगा। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो दिस इज़ द फर्स्ट कोल्ड स्टार्ट ऑफ द कार। कम से कम 1 से 2 मिनट गाड़ी फुल नॉइजी रहती है। मैं जो कोल्ड स्टार्ट जो कार, सब देख सकते हो अभी काइंड ऑफ आइडल RPM से थोड़ा सा ऊपर है। नाउ इट केम टू आइडल
RPMs, शोर भी बहुत कम हो गया है, ठीक है ना। सो अब गाड़ी इज़ रिकमेंडेड टू ड्राइव। सो हाय एवरीवन, सो फाइनली वी आर ऑन द वे। और अभी फ्यूल है आपका 330 किलोमीटर का। सो इसे टैंक फिल कराता हूँ मैं पहले, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। सो मेरठ टू मथुरा ऑलमोस्ट 200 प्लस किलोमीटर्स है, 221, 220 वन साइडेड। सो 400 किलोमीटर का ट्रिप रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है ना। और अभी जो करंट सिचुएशन है, अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही फ्यूल टैंक फुल कराया था। सो आपको उसका कार स्टेटस दिखा देता हूँ, जिससे ऐसा ना हो कि वही वाली चीज़ है ना यार कि फुल टैंक करा के तो मैं दिखाऊंगा ही, रैंडमली भी देख लेने में क्या ही दिक्कत है, ठीक है ना। सो देखते हैं। अभी जैसे 3.6 kmpl का एवरेज दिखा रही है। अभी जस्ट स्टार्ट हुई, 5 मिनट गाड़ी चली है, ठीक है ना। अभी ये बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ेगा ही, ठीक है। और बातें हैं सिंस रिफ्यूल में। सिंस रिफ्यूल में आप देख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था कि मेरी सिटी ड्राइव ही रही है, तो ऑलमोस्ट 237 किलोमीटर्स आई कवर्ड। और गाड़ी लमसम 7 घंटे चली है, ठीक है। और 12.5 kmpl का इसने सिटी का एवरेज दिया है, जिसके अंदर मैंने हार्श ड्राइविंग बिल्कुल नहीं की है इस बार। बहुत ही सेडेटली और आराम से गाड़ी चलाई है। और यहाँ पे मेरठ में इस तरह का ट्रैफिक नहीं होता कि रेड सिग्नल्स पे खड़ा होना पड़ता है, काफ़ी हॉल्ट है या क्या है। सो उसी बेसिस पे 12.5 इज़ डिसेंट इनफ, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म अब आप देख ही सकते हो, ये रीसेट कर दिया था मैंने किसी ज़माने में, तो इस तरह से स्टेटस दिखा रहा है। सो आई डोंट टेक इट एज अ गुड मैट्रिक्स है, क्योंकि 1277 का कोई रेलेवेंस नहीं है लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म होना चाहिए 10,000 किलोमीटर का या फिर 5,000 किलोमीटर कम से कम, ठीक है ना। तो चलते हैं, फुल कराता हूँ मैं टैंक, उसके बाद देखते कि कैसा ट्रिप बाद एवरेज निकल कर आता है, माइलेज निकल कर आता है, ठीक है ना। मेरा रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है कि भाई आपको इसी तरह से करना चाहिए, बट मेरा ना सिंपल सा रूल है यार, मैं एक ही पेट्रोल पंप से एक ही टाइप का फ्यूल डलवाता हूँ। मैं ज़्यादातर मतलब यही प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ। मैं ये नहीं करता कि रैंडम पेट्रोल पंप से डलवा दिया। कोई अलग बात है, लंबे ट्रिप पे जा रहे हो तो समझ आती है, बट अगर आपका होम टाउन या आपका सिटी जहाँ पे भी है वहीं पे आप पेट्रोल डलवाते हो, तो कोशिश करो कि उसी पंप से डलवाया करो। आई फाइंड इट रियली फाइन, बिकॉज कि आपको श्योरिटी रहती है यार कि क्या प्योरिटी है, क्या गंदगी तो नहीं है तेल में। अब दूसरे पेट्रोल पंप पे यू कांट ट्रस्ट। सो मैं साकेत पेट्रोल पंप जो है आपका मेन साकेत में मेरठ के अंदर, वहाँ से पेट्रोल डलवाता हूँ हमेशा, ज़्यादातर, ठीक है ना। और 2-3 जगह और है, बट मेरा मेन जो स्टेशन है यही है। सो मैं वहीं जा रहा हूँ और वहीं से तेल डलवाता हूँ। और मैं नॉर्मल फ्यूल पे ही चल रहा हूँ। अब लोग कहेंगे कि नॉर्मल क्यों डलवा रहे हो भैया, 4-5 रुपये बचाने के चक्कर। भैया 4-5 रुपये बचाने के चक्कर में नहीं, सर्विस एडवाइज़र का ही कहा गया हुआ है मेरे को कि भैया कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल फ्यूल पे चला सकते हो। बट ये है कि आपको एक हैबिट बनानी पड़ेगी, नॉर्मल फ्यूल में ही गाड़ी को लंबा चलाना है फिर, ठीक है ना। XP95 डला रहे हो या कोई पावर वाला पेट्रोल डलवा रहे हो तो वो चलाओ फिर। सो स्टार्टिंग से ही मेरा नॉर्मल फ्यूल पे चल रहा है गाड़ी और चल रही है। तो भाई मैंने अभी तक तो एक ही बार डलवाया था XP95 और उसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नज़र आया नहीं मुझे, सही बताऊँ तो। और मैंने उसके लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ देखे थे कि नॉर्मल पेट्रोल और XP95 में बस यही अंतर है कि आपको लॉन्जेविटी बढ़ा देगी इंजन की। सो मे बी आफ्टर दिस टैंक गेट्स ओवर मैं XP95 की ही स्ट्रीक चलाऊँगा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल फ्यूल। सो विद टाइम मैं इसे स्विच ऑन करूँगा, ठीक है ना। और पहली सर्विस हो ही चुकी थी। इस बार पूरा मन था कि पहली सर्विस के बाद, जो ऑयल चेंज सर्विस के बाद, मैं XP95 ही डलवाऊँ, बट समहाउ I missed it again. So after this tank gets over, I will gonna switch to that fuel for sure.
330 से आपकी रेंज बढ़ के होगी 520 एज पर करंट स्टेटस आफ्टर रिफ्यूलिंग। मैंने आपको दिखा दिया कितने का तेल आया, ठीक है। सो अब मैं इसका सिंस रिफ्यूल दिखा देता हूँ। 0 हो चुका है, रीसेट हो चुका है। और सिंस स्टार्ट का मैं नहीं कर रहा रीसेट, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को कुछ और एक्सपेरिमेंट का प्लान करा है मैंने। सो मैं वैसे भी इसे रीसेट करूँगा बार बार, तो मैं इसे नहीं छेड़ रहा, ना लॉन्ग टर्म वाले को छेड़ रहा, ठीक है ना। और लॉन्ग टर्म वाले का बस यही है कि इसलिए नहीं छेड़ रहा क्योंकि 1000 किलोमीटर ऑलमोस्ट हो चुके हैं। सो 5000-6000 किलोमीटर के बाद देखेंगे कि किस तरह का कंजम्पशन रहा है गाड़ी का, ठीक है ना। चलो, मैं आज काइंड ऑफ फर्स्ट टाइम एंड्रॉयड ऑटो को यूज़ करने वाला हूँ, विच इज़ कनेक्टेड टू माई Z Fold 5, ठीक है ना। क्योंकि यार वही है कि मैंने ना अपना जो आईफोन का शूटिंग मोड है वो स्टीरियो मोड पे कर दिया फिर से, कि कुछ वीडियोस में ना मोनो साउंड रिकॉर्डिंग में आपकी आवाज़ जो है ना बढ़िया नहीं आती, मफल्ड आती है। सो स्टीरियो मोड में मैंने इसका साउंड इनेबल कर दिया। सो उससे आपको पूरा रियल एक्सपीरियंस मिलेगा एम्बियंस का और म्यूज़िक का, जो भी गाड़ी में चल रहा होगा। सो देखते हैं मैं कब तक इसे चलाऊँगा, अगर मुझे सही लगता है एंड्रॉयड ऑटो तो, क्योंकि मैं तो वैसे एप्पल कारप्ले वाला बंदा हूँ भाई। मुझे थोड़ा सा ना रिलायबल इश्यूज़ रहते हैं एंड्रॉयड से, ऐसा लगता है कुछ ना कुछ अटक ही जाएगा इसमें। सो देखते हैं कैसा वर्क करता है। सो फॉर नाउ इट्स ऑल गुड, ठीक है। मैं इसमें लगा देता हूँ, कहाँ जाना है मुझे। देखो आ गया है कि आपका ऑलमोस्ट 217 किलोमीटर 3 घंटे 22 मिनट, ठीक है। तो लमसम 12 बजे तक पहुंच जाऊंगा। अब जैसे कि Z Fold 5 है तो उसका प्रोसेसर और फ़ोन की स्पेसिफिकेशन अच्छी है। सो ये बहुत स्मूथ चलेगा। सो जनरली लोगों पे एंड्रॉयड फ़ोन थोड़ा सा मीडियम रेंज का होता है, तो उसमें क्या होता है, ये बहुत लैग करता है। बट अगर एज ऑफ नाउ अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्मूथ है फ़िलहाल। इतना स्मूथ नहीं है इतना एप्पल कारप्ले, बट काफ़ी हद तक स्मूथ है। और एंड्रॉयड में एक सबसे बेस्ट फीचर क्या होता है, पिंच टू जूम होता है, जो कि आपके एप्पल कारप्ले में आएगा विद टाइम, बट अभी नहीं आया है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा एंड्रॉयड का बेनिफिट है अगर आप गूगल मैप चलाते हो, तो इसका जो पिंच टू जूम एंड जूम इन एंड जूम आउट है ना, वो बेस्ट है, बेस्ट इन क्लास है। सो इससे काफ़ी रिलायबल होता है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो अननोन प्लेस पे एंड यू हैव टू लुक आउट फॉर मैप, पिंच इन पिंच आउट आप आराम से कर सकते हो। सो रिगार्डिंग द म्यूज़िक क्वालिटी, एंड्रॉयड ऑटो में थोड़ा सा मुझे हल्का सा फ़र्क नज़र आता है। और मुझे जो नज़र आता है कि आपका जो एप्पल कारप्ले का म्यूज़िक स्ट्रीमिंग क्वालिटी वो बेटर है कंपेयर टू एंड्रॉयड ऑटो। और देखता हूँ टाइम कैसे रहता है। और आप देख सकते हो मेरे आगे वर्टस GT नहीं, वर्टस 1.0 है, देखिए 1.0 है। स्पॉइलर लगा रखा है क्योंकि साइलेंसर आप देख सकते हो एक ही है, ठीक है। और यार गाड़ी का ना सबसे बड़ी दिक्कत मुझे नज़र आती है वो ये है, ये जो इसके नीचे के वाइट दिख रहा है ना, ये जो आपका स्टबनी का जो कवर है सॉर्ट ऑफ, ये जो दिखता है ना यार, ये बहुत बुरा लगता है। मतलब आई विल रिकमेंड एवरीवन कि अगर कुछ भी मॉडिफिकेशन कराना है तो यार इसका ना साला ये वाला जो कवर है इसे ब्लैक पेंट करा लो, जो कि मैं कराने वाला हूँ सून, और इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला था मैं कि मैं कराऊंगा। सो आप भी कराना अगर आपको लगता है कि हाँ एस्थेटिक्स ऐड करेगा, क्योंकि 100% करेगा ये, अभी नहीं कर रहा। जो कि देखो यार कहाँ साइकिल चला रहे हैं पता नहीं। और भाई वर्टस लेना बंद करो यार, बहुत कॉमन होने लगी है गाड़ी, हर गली नुक्कड़ में दिखने लगी है वर्टस। मुझे नहीं समझ आ रहा भाई, ज़्यादा वीडियो मत देखो मेरी, ज़्यादा गाड़ी मत लो भाई, ये कीप इट एक्सक्लूसिव। नंबर हिट हो चुके हैं, अब मत लो गाड़ी यार, बहुत बेकार गाड़ी, लेना मत कोई भी। वन थिंग टू टेल, 8:35 हो रहे हैं और टेम्परेचर आप देख सकते हो बाहर का 35 डिग्रीज। भाई मतलब आप समझ रहे हो, इतनी सुबह के बाद भी और इतना ग्रीन पॉश एरिया है,
उसके बाद आपको टेम्परेचर कंट्रोल में नहीं है। सो दिन आते आते तो भाई फट जानी है दिमाग की भी और गाड़ी की भी, ठीक है ना। देखो सनरूफ मैंने अभी से ही बंद कर रखा है, वरना जनरली नहीं करता हूँ मैं, बट कर रखा है भाई। जेट ब्लैक कार है, एसी की परफॉर्मेंस का मैं काफ़ी बात कर चुका हूँ। काफ़ी लोग बहुत परेशान है भाई, मैं देख चुका हूँ कमेंट्स में इतने परेशान है लोग कि भैया गाड़ी के एसी के बारे में क्या है क्या नहीं है, क्या करवाया आपने। भाई एक ही काम हो सकता है इस गाड़ी के एसी के अंदर, तो भाई इसके अंदर विंडो कटवा के विंडो एसी लगवा लो, ठीक है ना। पर वही हो सकता है और क्या ही हो सकता है। कोई कंप्रेशर जो इसका कंपोनेंट है वो भाई रहेगा तो उतने साइज़ का ही। उसे SFD2 गाड़ी अगर आपकी है प्री कोडेड आ रही है तो ठीक है, वरना कोडिंग हो ही नहीं सकती अभी। तो उसके लिए फिर वही है, आपको ODI के थ्रू अनलॉकिंग करानी पड़ेगी, 10 ही चीज़ है। उसके बाद आपका AC इसका ट्यून होगा। सो वही चीज़ है कि कोई भी अगर कोडर है भाई, मुझे बताना है SFD2 गाड़ी का करा नहीं करा आपने, और उसके अंदर आपने ऑप्शंस खोल पाए इंफोटेनमेंट में कि एग्रेसिव मोड पे करना है क्लाइमेट कंट्रोल को। अगर कर पाए हो तो बताना मुझे, ठीक है ना। मैं आपसे कनेक्ट करके कोड करा लूँगा सब यूज़र्स के लिए, क्योंकि एक कोडर कर चुका है मेरी गाड़ी में तो उसमें ऑप्शंस अनेबल नहीं हो पाया था। तो इस वजह से ही मैं बता रहा हूँ आपको, जिसके अंदर उसने ये वाला जो सब चीज़ें थी इंफोटेनमेंट सिस्टम में, AC कंट्रोल, ये सब चीज़ें अनेबल कर दी थी। काफ़ी प्रीवियस वीडियो अगर कोई आप ओल्ड यूज़र हो तो आपको पता है, मैं कोडिंग करा चुका हूँ और उससे कोई भी ऐसा इम्प्रूवमेंट नहीं आया था, ठीक है ना। मेरी गाड़ी SFD2 गाड़ी है विच इज़ मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर अप्रैल 2024। सो यार काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है, सो आपको मेरा हिस्ट्री देखनी पड़ेगी टू नो ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सो रिगार्डिंग द टायर प्रेशर, मैंने काफ़ी वीडियोस बना रखी है कि मैं रिकमेंडेड टायर प्रेशर पे ही गाड़ी चलाता हूँ और आपको भी चलाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को ना दिक्कत होती है ब्रेक्स में, इसके ग्रिपिंग में। तो भाई वो इसी वजह से होती है क्योंकि आप इसका टायर प्रेशर अपने जो पैसेंजर है जितने गाड़ी में बैठे हैं उसके हिसाब से मेंटेन नहीं करते हो। अगर आपने इसकी PSI 38 करा रखी है और सिंगल जना चला रहा है गाड़ी को, तो भाई ब्रेक मारने पे स्किट होगी गाड़ी। ये ध्यान से सुन लो, स्किट वाली फीलिंग आएगी विच गॉना लूज योर कॉन्फिडेंस, अ बिग कॉन्फिडेंस इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग। सो भाई बिल्कुल ध्यान रखो। एक बार आप मेरे कहने पे अगर 38, 36, 37 करके चला रहे हो आप सिंगल ड्राइवर बन के, तो भाई 33 करके देखना और फिर ग्रिप देखना गाड़ी की ब्रेक की, ठीक है ना। और उसका राइड क्वालिटी देखना कितनी इंप्रूव हो जाएगी। सो फिलहाल मैंने इसकी जो टायर प्रेशर 35 का रखा है। क्यों? क्योंकि मेरी गाड़ी में पैसेंजर जो मैं जिन्हें लेने जा रहा हूँ उन्हें बैठा कर लाऊंगा। सो मैं पहले से ही इसकी बढ़ा के चल रहा हूँ, थोड़ी सी 33 रिकमेंडेड है फ्रंट एंड रेयर में। और एज सच अगर कोई पैसेंजर बैठाते हो आप 2-3, तो उस हिसाब से आपका प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। तो मैंने अभी फ़िलहाल 35 कर दिया है सेफर साइड में। सो मैं उसके बेसिस पर सारे गाड़ी को चलाऊंगा आज और टेस्ट करूंगा, ठीक है ना। सो एक यूज़र का कमेंट आ रखा था कि एट 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे इसके अंदर थोड़ा सा रंबलनेस की नॉइज़ आती है रोटर की। सो देखो मुझे हल्का सा फील हुआ है, ये डीजल गाड़ियों में आती थी तो वो चीज़ हल्की सी फील होती है इसमें, अगर आप बहुत ही कॉन्शियसली सुनते हो और ट्रैफिक नहीं है ज़्यादा और काफ़ी आइसोलेटेड गाड़ी चला रहे हो तो हल्की सी फील होगी आपको। सो आई एग्री टू हिज पॉइंट, और इस चीज़ को मैं दिखवाऊँगा यहाँ तक है, आपको अभी नहीं सुनाई देगी। अभी 60 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चलेगी ना, वो 60 किलोमीटर पर आवर पे आप क्रूज़ करते हो बहुत साइलेंट एनवायरनमेंट में, तो हल्का सा आपको रंबलनेस फील हो सकता है। सो मे बी दिस इज़ अ नॉर्मल काइंड ऑफ अ सीन ऑफ दिस इंजन, मुझे नहीं पता और, ठीक है। इट्स बीन एन ईयर नाउ और 2024 अप्रैल की मैन्युफैक्चर्ड कार है। रेटलिंग नॉइज़ ज़ीरो है, ज़ीरो। मैं लिटरली बता रहा हूँ, ज़ीरो रेटलिंग नॉइज़ है। सीट की जो नॉइज़ थी वो मैंने रेक्टिफाई खुद ही कर ली थी, क्योंकि VW वालों ने जो बात कही थी वो सही नहीं थी। काइंड ऑफ की गर्मी है और लेदर ये टच होता है, ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ नहीं था। लुब्रिकेशन की ज़रूरत थी और एक पॉइंट था जो किसी को भी विजिबल नहीं हो रहा था, तो काफ़ी टाइट स्पेस था, वहाँ पे लुब्रिकेशन की ज़रूरत थी। उसके बाद बिल्कुल ज़ीरो नॉइज़ है गाड़ी के अंदर। अगर सामान वामान पड़ा हुआ है तो अलग चीज़ है, बट गाड़ी में बिल्कुल आवाज़ नहीं है। सो दे लिटरली डिड इम्प्रूव द
क्वालिटी ऑफ रैटलिंग एंड प्लास्टिक के जो बीच का जो कांटेक्ट है उस चीज़ पे उन्होंने ज़रूर काम करा है। सो जितनी भी लेटेस्ट गाड़ी आने वाली हैं और आ रही होंगी तो किसी में भी रैटलिंग नॉइज़ का इश्यूज़ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। सो दे ऑलरेडी रेक्टिफाइड इट और ये वेरीफाई हो चुका है, मैं बता रहा हूँ। ये देखो कैसे कैसे टू से, बट भाई क्या स्टाइल है यार ये, ठीक है। तो रैटलिंग नॉइज़ बिल्कुल भी नहीं है। सो जनरली मैं बनाता नहीं हूँ कि मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ, बस आज की वीडियो में आप देख सकते हो माइलेज टेस्ट ओवरऑल ट्रिप के बाद का क्या रहेगा, फ्यूल एफिशिएंसी एट 60, 80, 100, 120 एंड 150 क्रूज़ कंट्रोल। जो पिछली बार मैंने टेस्ट करा था वो इंस्टेंट था, अब मैं करूँगा एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ठीक है। आरपीएम कंपैरिजन करेंगे SDNM मोड में और 0 to 100 करके देखेंगे आज फास्टेस्ट मोड जो भी बैठेगा आरपीएम का उस पर, ठीक है ना। अभी फॉर टेस्टिंग मैंने सिटी के अंदर रीसेट करा था सिंस स्टार्ट, 7 मिनट गाड़ी चली है, मतलब स्पीड फ्लक्चुएट कर रही है अंडर 60 किलोमीटर पर आवर टू 40, और आप देख सकते हो एवरेज कितना निकल कर रहा है 15.3 का, 15.4, 15.3 का। सो इट्स डिसेंट अगर आप मूविंग ट्रैफिक में हो सिटी के अंदर, इट्स डिसेंट इनफ। एवरेज स्पीड 43, 11 मिनट की ड्राइव ऑलरेडी हो चुकी है। सो पहला टॉल आने वाला है 1 किलोमीटर अवे। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वन ऑफ द बेस्ट रूट है मेरठ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और आपका यमुना एक्सप्रेसवे। बहुत अच्छे हाईवेज़ हैं इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ मैं। बम्स एंड पॉट होल्स इनमें भी मिलेंगे। सो कोई भी गाड़ी आप चलाओगे ना तो हो सकता है दिक्कत हो, बट इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इट्स अ गुड वन, ठीक है। सो मैं अपना पहला टेस्ट जहाँ तक स्टार्ट करूँगा अब आफ्टर दिस टॉल, जब थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। सो पहला टेस्ट स्टार्ट होने वाला है जिसके अंदर मैं सबसे पहले रीसेट करूँगा ड्राइविंग डेटा को। सिंस स्टार्ट का ड्राइविंग डेटा जो है मैं रीसेट करूँगा और गाड़ी को क्रूज़ करूँगा आपका 60 किलोमीटर पर आवर पे, ठीक है। सो 60 किलोमीटर पर आवर पे मैं ड्राइव करूँगा गाड़ी को ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर मिनिमम 2 किलोमीटर ड्राइव करूँगा और देखते हैं इसका फ्यूल एफिशिएंसी क्या निकल कर आता है, ठीक है। ये इंस्टेंट है, ये आपका एवरेज है, ये वाला ये इंस्टेंट है। तो इंस्टेंट का भी देख सकते हो। तो हाईवे में डेविएशन, इंक्लिनेशन सब कुछ है, तो उसके बेसिस पे क्या आपका एवरेज निकल कर आता है वो देखते हैं। काफ़ी स्लो फील हो रही है गाड़ी यार इस हाईवे पे। एक किलोमीटर हो चुके हैं। D6 गियर लगा हुआ है। RPMs में आपको दिखा देता हूँ कितने पे आइडल कर रहा है ऑलमोस्ट। 1100 RPM पे, ठीक है। एवरेज 25.7 का अभी तक 1 किलोमीटर के अंदर 1 मिनट गाड़ी चली है। इंस्टेंट में नहीं दिखा रहा हूँ अब। क्योंकि यार 2 किलोमीटर ठीक है, 5-6 किलोमीटर करूँगा तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। सो मैं नहीं चाहता कि कोई भी पार्ट कट हो। सो 2 किलोमीटर पे आप देख सकते हो 26 to 27.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज गाड़ी ने निकाल के दिया 60 क्रूज़ पे।
डिसेंट हाईवे पे, ठीक है। अब मैं इसकी स्पीड को कर देता हूँ, पहले से इस डेटा को कर देता हूँ रीसेट फिर से। सिन स्टार्ट रीसेट कर दिया है। अब मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ 80 पे, ठीक है। फिर से 2 किलोमीटर का टेस्ट। D7 1100 RPM ऑलमोस्ट, और आई होप 2 किलोमीटर हिट होने ही वाला होगा। दो किलोमीटर हिट हो गया। 22 से 20 का एवरेज और माइलेज एवरेज निकल कर आया है। ये इंस्टेंट नहीं है, ये प्रॉपर जो आपका कैलकुलेटिव एवरेज है वो है ऑन अ डिसेंट दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, जिसके अंदर बहुत अच्छी रोड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं करता हूँ 100 किलोमीटर पर आवर पे। ये हाईवे थोड़ा सा ट्रैफिक वाला है तो मे बी ब्रेक लगाने पड़ जाए, पर 2 किलोमीटर जल्दी हो जाएंगे तो कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है इसमें। सो अब मैं इसका फिर से ड्राइविंग डेटा रीसेट कर देता हूँ। सिन स्टार्ट मैंने रीसेट कर दिया है। अब मैंने क्रूज कंट्रोल कर दिया 100 किलोमीटर पर आवर पे। लेट्स सी। डिसेंट हाईवे, आरपीएम देख लो। D7 पे ऑलमोस्ट 1800-1900 आरपीएम पे गाड़ी जा चुकी है। मुझे लगता है 100 किलोमीटर पर आवर को अगर अच्छे से टेस्ट करना है, सो थोड़ा सा अभी इंक्लिनेशन भी आया गाड़ी में, तो इस वजह से भी थोड़ा सा लोड लेगी गाड़ी। बट 100 किलोमीटर पर आवर को मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा ज़्यादा एरिया दूंगा, मे बी 4 किलोमीटर्स तक। उसमें एवरेज आपको प्रॉपर दिखेगा कि कितना देती है गाड़ी, ठीक है। ये वर्टस GT 1.5 TSI DSG वाली है। 1 साल हो चुका है। ऑयल चेंज सर्विस अभी रिसेंटली ही कराई है मैंने, ठीक है। सो अभी एक गाड़ी ने ओवरकट करा है तो मैं किलोमीटर हो चुके हैं। 2 किलोमीटर पे 17.2 का एवरेज दिखा रहा है। आई विल कीप इट रनिंग टिल 4 किलोमीटर्स, देखते हैं क्या रहता है। एवरेज स्पीड 98। $120 थोड़ा मुश्किल रहेगा इस हाईवे पे, सो मे बी यमुना एक्सप्रेस वे पे मैं ट्राई करूँ। और 150 तो मे बी कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, पर 2 किलोमीटर जल्दी कवर होगा तो मे बी आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। 3 किलोमीटर पे 18.7 का एवरेज।
4 किलोमीटर पे आपका 18.8 98 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड, ठीक है। और आपका जो क्या कहते हैं गाड़ी पे लोड है बस ओनली 1 पैसेंजर है। दिस इज़ 1.5 TSI DSG, ठीक है। 120 किलोमीटर पर आवर मैं ट्राई करता हूँ कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का पैच मैं कर पाऊँ। अभी आप देख सकते हो अभी भी इंक्रीज़ हो रहा है, अभी तक मैंने रीसेट नहीं करा है डेटा। सो आपको डिसेंट एवरेज मिल सकता है 100 किलोमीटर पर आवर की क्रूज़ में भी। अब आप खुद लगा सकते हो कितना फ्यूल एफिशिएंट है। और आप कहोगे कि यार ये 2 सिलेंडर मोड पे चल रही नहीं चल रही, मैं आपको वो दिखा देता हूँ फटाफट। सो 100 किलोमीटर पर आवर पे अभी आप देखना, इसमें मैंने आपको दिखा रखी है कि कैसे दिखता है। अभी तक जो आपका वो है 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो 100 किलोमीटर पर आवर पे एक्चुअली में काफ़ी इंक्लिनेशन डेविएशन है, इस वजह से एक कांस्टेंट स्पीड पकड़ नहीं पा रही है। तो RPM यूज़ करना पड़ रहा है, इंजन को थोड़ा लोड देना पड़ रहा है, इस वजह से अभी इस गाड़ी को वो मौका नहीं मिल पा रहा है। तो अब मैं अगर इसे स्पीड को कम कर देता हूँ तो आप देखना 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेट हो जाएगा इसका। देखो हो गया, जैसे मैंने बोला आपको 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेट हो गया। सो यार वही वाली बात है, हाईवे पे तो इस तरीके के हैं कि यार बिल्कुल प्लेन नहीं है। अब मैं एक बार कोशिश करता हूँ कि 100 पे 2 सिलेंडर मोड एक्टिवेट होता नहीं हो तो देखता हूँ। चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं, अब करते हैं 120 रीस्टार्ट, ठीक है। 120 2 किलोमीटर का पैच के बाद मैं देखूंगा कि बंद करना है नहीं करना। RPM देखते हैं। ब्रेक मारने पड़ेंगे। सो चलो मैं दूसरे हाईवे पे टेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो अब ईस्टर्न पैरेलल एक्सप्रेस वे पे आ गया हूँ मैं। यहाँ पे मिनिमम स्पीड मतलब टॉप स्पीड जो रिकमेंडेड है 120 किलोमीटर पर आवर है। सो मे बी इस रोड पे वी कैन ट्राई दैट माइलेज टेस्ट ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर क्रूज़, ठीक है। सो मैं रीसेट कर लेता हूँ फिर से डेटा। यहाँ ट्रैफिक बहुत है इस टाइम पे ना, सो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, ब्रेक लगाने पड़ रहे हैं। बट मैं चलने दूंगा इस टेस्ट को 120 किलोमीटर पर आवर को, ठीक है। देखो स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर पर आवर लिखी हुई थी, ठीक है। काफ़ी स्लो मूविंग ट्रैफिक है यार, सब ब्रेक लगाने पड़ेंगे। बट मैं रिज्यूम करूँगा क्योंकि यार ऐसे टेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो अब ठीक है रूट। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी 120 किलोमीटर पर आप मेंटेन नहीं कर सकते हो इंडिया जैसी रोड पे, सब ब्रेक लगेंगे ही। तो ये रियल वर्ल्ड टेस्ट है 120 किलोमीटर पर आवर क्रूज़। उसका एवरेज देखते हैं, पंपी रोड्स रहेंगे थोड़ा। तीन 4 किलोमीटर का पैच देखते हैं। RPM 2000 प्लस। किलोमीटर हो चुके हैं, 10.5 kmpl। एवरेज स्पीड 107। बम्पी रोड्स। पैच।
किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ऊपर की नहीं है, बहुत बम्प्स है। ईस्टर्न पेरिफेरल ये अच्छा नहीं है, ईस्टर्न वाला जो है आपका एक्सप्रेस वे। सो इस टेस्ट को यहीं एंड करता हूँ मैं। सो एवरेज 4 किलोमीटर के रूट पैच पे आप देख सकते हो 13.4 13.7 मतलब 15 तक का दे देगी अगर आप चलाते रहोगे और बम्स एंड डेविएशन इंक्लिनेशन नहीं आता तो। बट ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि नहीं आए, काफ़ी ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं हाईवेज पे भी। यहाँ पे स्लो मूविंग ट्रक्स बहुत है, सो यू कैन नॉट मेंटेन दैट काइंड ऑफ स्पीड। तो आपका जो 150 किलोमीटर पर आवर तो मैं टेस्ट करूँगा नहीं करूँगा पता नहीं, अभी आने वाले टाइम में मैं भी करूँ यमुना एक्सप्रेस वे पे, बट आई डोंट थिंक इट्स रेलेवेंट नाउ, ठीक है, क्योंकि यार सेफ नहीं है वो स्पीड। सो 80 से 100 की स्पीड पे अगर आप क्रूज करते हो, यू विल गेट लिटरली अ माइलेज ऑफ डीजल कार। मतलब क्या ही चाहिए यार तुम्हें, अगर आपको 19 से 20 किलोमीटर पर आवर पर लीटर का एवरेज मिल रहा है तो यार क्या ही है, और क्या ही आपको चाहिए गाड़ी से ज़्यादा, ठीक है ना। सो ये एक मैं कंक्लूड करता हूँ, जो पहला टेस्ट था मेरा रिगार्डिंग क्रूज कंट्रोल माइलेज टेस्ट 60, 80, 100 and 120, आई completed it for you guys, ठीक है। और देखते हैं आगे क्या होता है। यार काफ़ी देर से एक स्लाविया मैं फॉलो कर रहा हूँ भाई, लिटरली यार प्रेजेंस तो बहुत तगड़ी है स्लाविया की। मतलब दिस कार लुक्स लाइक अ सुपर्ब ऑक्टेविया, मतलब क्या ही है यार ये गाड़ी, बहुत ही सुंदर गाड़ी है, बहुत ही सुंदर। आई लव्ड इट इन रियल, आई लव्ड इट, नो डाउट। मैं नहीं बोलूँगा इस बात को कि भाई स्लाविया इज़ नॉट a good looking car, it's a kind of a best looking car यार। अब सबका अपना अपना चॉइस है यार। देखो मेरा पहला प्यार तो भाई देखो स्लाविया ही था, ठीक है ना। अब वही है कि वर्टेज जीटी देख के धोखा देने का मन कर गया, बट पहला प्यार मेरा स्लाविया ही था। और मैं आज भी बोलता हूँ पहला प्यार बुलाना बहुत मुश्किल है भाई, बहुत बढ़िया गाड़ी है, सुंदर। इस पूरे रूट का सबसे घटिया जो रोड है वो ये वाली रोड है भाई, सबसे घटिया पैच, वरना सबसे ज़्यादा स्मूथ रूट ही है ऑलमोस्ट सारा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, ईस्टर्न पेरिफेरल, देन यमुना एक्सप्रेस वे। बट ये जो पैच आता है ना परी चौक तक, ये है थोड़ा सा बेकार पैच। परी चौक आ गए हैं, कितने किलोमीटर रह गए, टेम्परेचर देख लो भाई 39.5, 10 बजे हैं अभी, बस अभी धूप सर पे चढ़ी भी नहीं है। जब ये ओवर द हेड होगी, जब आप सोचना क्या होगा, 45 तो होना ही होना है। और कल काफ़ी रिपोर्ट्स और काफ़ी फ्लायर्स ही बने थे रिगार्डिंग दिस की नोएडा मेरठ इज़ रीचिंग 42, 40 प्लस। तो अभी से ही हो रहा है यार, हमारी गाड़ी बता पा रही है चीज़। तो AC 19 पे मैनुअली कंट्रोल कर रहा हूँ मैं, 19.5 पे, क्योंकि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो भाई ब्लोअर स्पीड बहुत ही स्लो कर दी थी, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं थी वो, क्योंकि कूलिंग तो डिसेंट इनफ नहीं है, तो ब्लोअर स्पीड तो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी ना इन ऑर्डर टू गेट अ कंफर्टेबल काइंड ऑफ एयर फ्लो। यमुना एक्सप्रेस वे पे चढ़ते हैं, फिर देखते हैं।
126 मथुरा, 122 को है। दिल्ली एनसीआर वालों के लिए वन ऑफ द बेस्ट हाईवे यमुना एक्सप्रेसवे, वन ऑफ द बेस्ट। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल ही बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी अच्छा है, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे भी अच्छा है, बट यमुना एक्सप्रेसवे की अलग बात है थोड़ी। इसमें बम्स इतने फील नहीं होते कंपैरेटिवली। अगर आप इस पे 150 की स्पीड में भी क्रूज़ करोगे ना, स्लो मूविंग ट्रैफिक नहीं तो ईजिली यू कैन क्रूज़। भाई मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लेन कीप असिस्ट जो है काफ़ी बढ़िया फीचर है, बट आई वोंट रिकमेंडेड जब तक उस पर ACC ना हो। इसका मतलब क्या है कि यार अगर आप कॉन्शियसली रेज एंड ब्रेक पे कंट्रोल है आपका, तो आपका स्टीयरिंग पे भी है। सो अगर लेन कीप असिस्ट आपका स्टेयर करेक्ट कर रहा है स्टीयरिंग को, और आपका रेज एंड ब्रेक को कंट्रोल नहीं कर रहा, सो आगे वाली गाड़ी ने अगर सडन ब्रेक मारे या स्लो डाउन करी स्पीड को, गाड़ी तो आपकी लेन में, अगर आगे वाली गाड़ी ने स्लो डाउन करी, आपकी गाड़ी स्लो डाउन नहीं होगी। अनकॉन्शियसली आपका स्टीयरिंग तो कंट्रोल में, बट गाड़ी थोड़ी ना है कंट्रोल में। सो मैंने ये चीज़ बोली थी। सो जो मॉडर है वो भाई ऑफेंड हो रहा है कि हाउ कैन यू से इट विदाउट एक्सपीरियंसिंग इट, आप ऐसे कैसे ओपिनियन दे रहे हो। भाई मैं अपना ओपिनियन आज भी यही दूंगा कि लेन कीप असिस्ट इज यूजलेस अंटिल एंड अनलेस उसमें ACC नहीं है। सो ऐसा कुछ नहीं है। सो पता है मुझे लेन कीप असिस्ट अच्छा फीचर है, करेक्ट करता है स्टीयरिंग, बट भाई ACC होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। सो मैं गाड़ी को स्टेशनरी पोजीशन से नहीं उठाने वाला हूँ। मैं 60 km/h की स्पीड से DSM मोड पे गाड़ी को उठाऊंगा और देखते कि कब गियर शिफ्ट करता है गाड़ी, ठीक है ना, कब गियर शिफ्ट करती है गाड़ी। सो मैं पूरा पंजा दबाऊंगा D मोड पे एट 60 km/h, देखते हैं कब ये शिफ्ट करती है गाड़ी, ठीक है। देखो 6000 RPM के करीब पे गाड़ी शिफ्ट करती है, ठीक है। ये है D मोड पे, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ है, AC पे गाड़ी है ही, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू स्पोर्ट्स मोड। 60 पे आन दो गाड़ी को। ऑलमोस्ट 60 है, ठीक है। अब मैं पूरा पंजा दबाऊंगा, 1 2 3, 61, ठीक है, 61 ऑलमोस्ट। मैं इसे M मोड पे शिफ्ट करूंगा। जो बार बार लोग कहते हैं ना कि ड्रैग रेस में M मोड पे क्यों ज़्यादा भगती है, आज वो पता चलेगा हमें, ठीक है। 1 2 3, थोड़ा सा ज़्यादा M मोड पे देखो, RPM देख रहे हो, इट्स गोइंग ओवर 6000 RPM। सो क्या पता चला हमें कि मोटा मोटा जो बेसिकली क्या पता चला कि जो आपकी गाड़ी है ना, वो सबसे ज़्यादा भगती है M मोड पे। बहुत फ्रैक्शनल RPM इंक्रीमेंट है S मोड से। सो एनी डे अगर आपका DSG गाड़ी है और आपका फ्रैक्शन में भी RPM इंक्रीज्ड है, सो वो फास्ट रहेगी। तो ट्रैक्शन ऑफ, अगर कभी भी ड्रैग रेस करो, ट्रैक्शन ऑफ एंड M मोड इज़ द बेस्ट वे टू एक्सेलरेट योर कार एंड थ्रॉटल योर कार। उसमें सबसे बेस्ट आपको परफॉर्मेंस मिलेगी, ठीक है। D and S मोड पे बहुत कम फ्रैक्शन है, बट M मोड पे बहुत अच्छा फ्रैक्शन है। 100 से 150 RPM का फ्रैक्शन है। मैं स्टेशनरी से भी कर सकता था, बट बहुत टाइम कंज्यूमिंग है यार, हाईवे पे गाड़ी रोकना बार बार ठीक नहीं है, ठीक है। अब मैं 0 to 100 करूँगा M मोड पे अपनी गाड़ी का, कई जगह मिलेगी तो स्टेशनरी से ट्रैक्शन ऑफ करके, एंड मे बी AC भी ऑफ करूँ, ठीक है।
और देखते हैं कि किस तरह से मेरा 0 to 100 आता है निकल के। ट्रैक्शन ऑफ, AC ऑफ, मैनुअल मोड, ठीक है। AC बिल्कुल ऑफ कर दिया मैंने। 0 to 100, 1 2 3। Traction activated, AC on, and then D mode. So अब आप बताओ कि जो मैंने ये एक टेस्ट करा है, what you see, कितने सेकंड्स में 0 to 100 and 0 to 150 and 0 to 202 गाड़ी गई है। अब आप बताओ खुद, ठीक है ना। मैं कोई टाइमर्स नहीं लगाऊंगा, आपको बिल्कुल रॉ एक्सपीरियंस मैंने बताया है, बिल्कुल 4K में शूट करा है, हर तरीके के सिनेरियो शो करके, ठीक है भाई। कोई भी इस टेस्ट को ट्राई मत करना इफ़ यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। और बिल्कुल खाली रोड थी एज आई शोड यू। और जो भी ज्ञान बांटेंगे ना कि यार भैया आप क्या कर रहे हो, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, और इस तरह से, यार देखो भाई मैं बहुत कम तेज़ चलाता हूँ गाड़ी। कभी कभार कोई इवेंट होता है, इवेंट का मतलब है कोई एजुकेशनल इवेंट पर्पस होता है, जब मुझे कुछ नॉलेज शेयर करनी होती है तब मैं ये चीज़ करता हूँ। सो ये सेकंड टाइम है कि मैंने इतनी तेज़ गाड़ी चलाई है, जस्ट टू शो यू कि 0 to 100, 150 एंड 200 आफ्टर 1 year ऑफ सर्विस, ऑयल चेंज के बाद कुछ फ़र्क आया है या नहीं आया है एक्सेलरेशन में और हर तरीके से। सो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, खुद देखना कि क्या टाइमर है, और मुझे ज़रूर बताना कमेंट डाउन बिलो में कि व्हाट यू सॉ। और रही बात अब व्लॉग की, देखो ऑलमोस्ट जो टॉपिक थे मेरे 3-4 टॉपिक थे, जिसके अंदर मैंने आपको RPM का बताया कि RPM किस में सबसे बढ़िया निकल कर आ रहे हैं, विच इज़ M मोड। कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपका क्रूज़ कंट्रोल 60, 80, 100, 120 पे क्या एवरेज निकल कर आता है, मैंने आपको वो दिखा दिया है, ठीक है। 0 to 100 M मोड पे, ट्रैक्शन ऑफ पे, AC बंद पे कितनी स्पीड से चढ़ता है वो दिखा दिया है। जो एक चीज़ रहेगी 150 क्रूज़ पे कितना एवरेज निकल के आता है, मैं कोशिश करूँगा अगर दिखा पाया तो, क्योंकि काफ़ी लंबा पैच है ये, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स का पैच है। सो अगर 2-3 किलोमीटर का पैच में मैं 150 किलोमीटर पे क्रूज़ कर पाया, सो मैं दिखाऊंगा कि क्या एवरेज निकल के आएगा उसमें। उसके बाद जहाँ तक है मैं ये व्लॉग एंड करूँगा और डायरेक्ट मेरठ मिलूँगा आपसे, क्योंकि उसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं करूँगा। अगर कुछ होता है, रैंडम एक्सपीरियंसेस होते हैं ड्राइविंग के दौरान, तो मैं वो शूट करूँगा बस। अब कोई टेस्ट बेस्ड कोई शूट नहीं करूँगा, ठीक है। सो काफ़ी सब्सक्राइबर मेरे टाइम स्टैम्प्स बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट है। सो अगर ये व्लॉग काफ़ी लंबा रहता है, सो यार कोई यूज़र इसका पूरा टाइम स्टैम्प विद टाइटल बना सकता है, तो यार ज़रूर कमेंट डाउन करना, ठीक है ना। और भाई रिगार्डिंग द एक्सपीरियंस विच आई हैड टुडे, जब मैंने 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मतलब 200 तो नहीं है, GPS में 195, 196 होगा, इट्स नॉट अ स्लो स्पीड, और मैं वन हैंडेडली गाड़ी को ड्राइव कर रहा था एंड वन हैंड में मेरा फ़ोन था। स्टिल द कार स्टेबिलिटी यू कैन सी इज़ इम्प्रेसिव एज हेल। मुझे नहीं लगता होंडा सिटी एंड वर्ना में यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ अ कॉन्फिडेंस। ये कार बिल्कुल स्टॉक है, नो लोअर स्प्रिंग, नथिंग। 1.5 GT
DSG, सिंपल, सोबर, स्टॉक, रिकमेंडेड टायर प्रेशर पे गाड़ी थी। हायर टायर प्रेशर होगा तो यू विल फील अंडर कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग ब्रेकिंग, मैंने बता ही चुका हूँ। सो अगर आप प्रॉपरली गाड़ी को जिस तरह से ये होनी चाहिए मेंटेन, उस तरह से मेंटेन करके रखते हो, सो यू विल गेट प्रेटी कॉन्फिडेंट ड्राइव एट एवरी काइंड ऑफ स्पीड। और 200 किलोमीटर पर आवर पे भी वन हैंड स्टीयरिंग पे, यार इट्स नॉट अ इजी टास्क विद अदर कार। सो ये वर्टस GT कर पाती है बहुत आराम से, मैं बता रहा हूँ सच्ची में। और मैंने थोड़ा सा लेन चेंज भी करा था उतनी स्पीड पे, आपने देखा होगा उस क्लिप में। और मेरे रोड पे ध्यान ज़्यादा था, फ़ोन पे कम था, सो मुझे नहीं पता रिकॉर्ड कैसे हुआ है, बट अगर क्लिप में आप देख सकते हो तो यू कैन इवन कंट्रोल योर कार एट दैट स्पीड इज़ व्हाट दिस वर्टस GT इज़ ऑल अबाउट। ठीक है, और भाई वर्टस GT कम लो यार, हर नुक्कड़ गली में मिलने लगी गाड़ी है, मज़ा नहीं आता। अब नंबर हिट्स हो चुके हैं इनके, सेल बहुत हो चुकी है, अब गाड़ी मत लो। ठीक है, समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भाई एक्सक्लूसिव रहने दो गाड़ी को, अब मत खरीदो। ठीक है, गाड़ी बहुत बेकार है, लेना मत कोई भी। सो लेट्स ट्राई 150 क्रूज़, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर का पैच से स्टार्ट रीसेट कर रहा हूँ और मैं क्रूज़ को एक्टिवेट कर रहा हूँ। वहाँ पर क्रूज़ की स्पीड देखो, रेज नहीं दे रहा मैं, ये खुद ही थ्रॉटल कर रही है गाड़ी अब, एंड 150 किलोमीटर पर आवर पे खुद जाएगी। लेट्स सी, रियल लाइफ सिनेरियो पे ब्रेक भी मारने पड़ते हैं, गाड़ी AC पे। सो अब देखते हैं कि .8 का एवरेज आ रहा है अभी तो। RPM 2900, 2900 के करीब, D7 7.6 एवरेज आया है 2 किलोमीटर के पैच पे। लेट मी ट्राई 3 to 5 किलोमीटर्स का पैच। एवरेज स्पीड 124 हो गई है। स्टॉप स्टिल से चलाई है ना गाड़ी यार, सो एवरेज स्पीड बढ़ने में टाइम थोड़ा लगेगा ही। 3 किलोमीटर 8.8। चलो ब्रेक मार रहा हूँ मैं। सो एवरेज स्पीड मतलब लमसम मान लो 150 ही पहुँच गई थी। ठीक है, और 10 का एवरेज दे रही है गाड़ी 4 किलोमीटर की पैच पे, आपने देखा 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। वर्टस GT 1.5 DSG, नॉर्मल सिनेरियो, 1 यूज़र, AC के अंदर, 2 सिलेंडर मोड लगने का तो मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, सो ये है आज का कंक्लूजन कि क्या है। रिगार्डिंग द AC परफॉर्मेंस 40.5 डिग्री सेल्सियस हो रहा है। मेरे पास अभी कोई मीटर तो है नहीं नापने के लिए। AC 19.5 मैनुअली एडजस्टेड ब्लोअर स्पीड, बहुत कंफर्टेबल तो नहीं है बट ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत बेकार AC है, ठीक है AC। और मैं यूज़ टू इट हूँ, क्योंकि मैं वेंटो में भी यही एक इशू था, क्योंकि यार गर्मी बढ़ती आ रही है इंडिया के अंदर, और VW का AC एक हद तक ही डिज़ाइन था। वही केस इसमें भी होगा कह रहा हूँ मैं। सब यूज़र के अपने एक्सपीरियंस हैं, किसी के गाड़ी का कलर कुछ और है,
किसी की गाड़ी का कलर कुछ और है, कोई कैसे सिचुएशन एनवायरनमेंट में रह रहा है, कैसी ह्यूमिडिटी है बाहर, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। देखो यार एसी का ना, ऐसा नहीं है कि एसी आपका कश्मीर में सेम चल रहा है, पंजाब में सेम चल रहा है, दिल्ली में सेम चल रहा है, ऐसा नहीं होता। अभी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा हाल है। और आप देख सकते हो बाहर का टेम्परेचर 40.5, 11 बजे अभी बस यमुना एक्सप्रेस वे पे। और रही डिस्टेंस की बात, मैं दिखाई देता हूँ कितना हो गया है, ठीक है भाई। जिसे ठीक है काउंट करना है कर लो, मैं बोलता ही ऐसे हूँ यार। इट्स बीन 36 मिनट्स, 53 किलोमीटर्स पार कर चुका हूँ। एवरेज स्पीड 90 पे क्रूज है और आप देख सकते हो एवरेज 20.8। इम्प्रेसिव एज हेल ब्रो, मानो या ना मानो बहुत अच्छा एवरेज है। अगर 19-20 का भी दे रही है ना गाड़ी, पेट्रोल 1.5, टर्बो इंजन, इम्प्रेसिव। लास्ट स्टॉल ऑफ मथुरा, उसके बाद मैं मथुरा ऑलमोस्ट एंटर कर ही जाऊँगा। यमुना एक्सप्रेस वे का लास्ट स्टॉल है मथुरा से पहले का। एक हॉल्ट लेता हूँ मैं जाने से पहले यार। रोड प्रेजेंस ऑफ वर्टस। तो एक बंदा कह रहा था बीडिंग दिखाओ, ब्लैक बीडिंग इस तरह से लगती है, तो मैंने लगवाई थी। कुछ लोग कहते हैं कि सर आपने अपने लिए जो पैडल शिफ्टर मंगवाए थे अली एक्सप्रेस से, वो लगाए क्यों नहीं? यार मैंने इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यार मेरी गाड़ी जो है, मैं वन हैंडेड ड्राइव करता हूँ। सो उसमें क्या होता है, अगर हल्का सा भी बाहर निकला रहेगा ना यार, वो बार बार क्लिक होगा। जब भी आप इसे टर्न करोगे, चलाओगे, तो वो हिंड्रेंस की तरह काम करेगा। और आई लिटरली लाइक द वे इट इज़, बहुत मिनिमल और बहुत बढ़िया पोजीशन है इसकी। सो अगर वन हैंडेडली भी मुझे कंट्रोल करना है तो मैं सेकंड लगते हैं, 1 मिनट में मैं मैनुअल मोड पे आके देखो इस तरह से सेकंड लगते हैं। और वन हैंड ड्राइविंग के हिसाब से ना यार मेरे को पसंद नहीं आया वो, काफ़ी एक्सटेंशन जो है वो, ठीक है ना। और मैं जहाँ तक है वो गिव अवे ही कर दूँगा किसी यूज़र को। अगर चाहिए हो DSG जिस पे है पैडल शिफ्टर वाली वर्टस, कमेंट डाउन बिलो में अपना लिखो कि आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं यार रैंडम किसी को पिक करके मैं उसे शिप कर दूंगा फ्री में ही, ठीक है। काफ़ी महंगे आते हैं, 2-3 हज़ार रुपये के आते हैं, बट मैं आपको दे दूंगा। ब्लैक कलर के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं, जो 2-3 हज़ार के बेच रहे हैं लोग, ठीक है ना। चलो जी, मथुरा आने ही वाला है। हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे राधे, ठीक है। सो मथुरा जाने के बाद और मथुरा रहने तक मैं कोई भी चीज़ शूट नहीं करूँगा, क्योंकि फिर वही इररिलेवेंट हो जाएगा यार। ये ड्राइविंग स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे एक काइंड ऑफ अ ड्राइविंग ब्लॉग है, ना कि कोई पर्सनल ब्लॉग है, ठीक है। सो मैं डायरेक्ट आपको मेरठ में मिलता हूँ, क्योंकि यार लौटते टाइम की वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल और ऑलमोस्ट सेम ही एक्सपीरियंस रहने वाला है। अगर कुछ होता है जो मुझे लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए तो मैं शेयर करूँगा, ठीक है। हाँ, एक बात बतानी रह गई थी। मैं जो डैश कैम यूज़ करता हूँ वो करता हूँ A510 70 माई का, जो कि पेयर्ड है 4G मॉड्यूल के साथ। ये मैंने ऑर्डर करा था थाईलैंड से, और मैंने काफ़ी रैंडम सिम्स ट्राई करे थे। सो एयरटेल वर्क करता है इसके साथ सबसे बेस्ट। सो मैं इसका रिचार्ज भी ज़रूर कराता हूँ जब भी मैं कहीं ट्रिप पे जाता हूँ। सो जिससे मुझे लाइव व्यू मिल पाता है, कहीं पे भी गाड़ी खड़ी रहती है रैंडम प्लेस पे, तो वहाँ पे पूरा ओवरव्यू मिल पाता है फ्रंट एंड बैक का। सो आप देख सकते हो उसका डेमोन्स्ट्रेशन। अगर कोई भी डाउट क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन बिलो में पूछ सकते हैं इसके बारे में।
45.5 degrees in Mathura. तो मैं मेरठ फाइनली पहुंच ही गया था, ठीक है। सो आप देखते हो सिंस रिफ्यूल 430 किलोमीटर्स, सिटी हाईवे ऑल काइंड ऑफ ड्राइव 16.1, 7 घंटे के करीब गाड़ी चली है, एवरेज 362। लॉन्ग टर्म अपडेट कितना हुआ है आप देख सकते हो। और सिंस स्टार्ट का तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैंने काफ़ी बार रीसेट करा है। सो व्लॉग ऑलरेडी बहुत लंबा हो ही गया है। सो आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं। कोई डाउट क्वेरी कुछ भी है तो कमेंट डाउन बिलो में टाइम स्टैम्प के साथ आप रिप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे मैं क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा। और रही बात ग्रुप की, तो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो आप। कोई भी इससे भी रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो वहाँ पूछ सकते हो, और इससे रिलेटेड नहीं है वो भी आप वहाँ पूछ सकते हो, ठीक है ना। सो आज की वीडियो में नहीं रखते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नाइट।